मई 2025 भारतीय सियासत में एक ऐसा तूफान उठा जिसने दिल्ली से लखनऊ और बिहार तक सबको हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, जो कभी एक दूसरे की ताकत थे, इस बार किनारे पर पहुंच गए हैं। मोहन भागवत के तेवर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति, संजय जोशी की वापसी की अटकलें और 94 साल बाद जातिगत जनगणना का ऐलान, ये सब एक सियासी भूचाल का हिस्सा था। लेकिन सवाल ये है, क्या आरएसएस अब बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? क्या ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभाने की नई रणनीति बीजेपी को सत्ता में बनाए रखेगी, या पिछले 11 सालों में ऊपरी जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ी खाई इसे और कमजोर कर देगी? पिछले महीने आरएसएस और बीजेपी के बीच इतने उतार चढ़ाव हुए कि सियासी गलियारे गूंज उठे। लखनऊ से लुटियंस तक हर कोई पूछ रहा था, क्या मोहन भागवत बीजेपी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं? और संजय जोशी, जिन्हें 12 साल पहले पार्टी से निकाला गया, अब क्यों चर्चा में है? 94 साल बाद जातिगत जनगणना का ऐलान क्या बीजेपी को ओबीसी और अल्पसंख्यकों के करीब लाएगा, या ये सत्ता के खेल में खतरनाक दांव साबित होगा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उस दिन खून से लाल हो गया। लश्कर-ए-तैयबा के 5-6 आतंकियों ने बैसरन मैदान में घुसपैठ की और पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल। ये हमला न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन ये पहला हमला नहीं था। पठानकोट 2016, उरी 2016, पुलवामा 2019, मोदी के 11 साल के शासन में कई आतंकी हमले हुए। हर बार सरकार ने सख्त जवाब दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। 29 अप्रैल को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक पीएम आवास पहुंचे। 1.5 घंटे की इस मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी। मीडिया ने इसे पहलगाम हमले से जोड़ा, लेकिन सवाल उठा, अगर ये सिर्फ सुरक्षा की बात थी तो गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद थे, फिर भागवत की क्या जरूरत थी? क्या ये मुलाकात आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव का संकेत थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुलाकात में संजय जोशी की वापसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा? संजय जोशी, एक ऐसा नाम जो कभी बीजेपी और आरएसएस का चेहरा था, एक ब्राह्मण नेता जो आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक रहे और बीजेपी में संगठन के मास्टरमाइंड माने जाते थे। उनकी रणनीति ने गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी को मजबूत किया। लेकिन 2012 में नरेंद्र मोदी के साथ मतभेदों के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 12 साल तक जोशी सियासी वनवास में रहे, लेकिन मई 2025 में उनका नाम सिर्फ सुर्खियों में आया। मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी ने 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने आरएसएस को अक्षय वट कहा और भागवत के साथ हंसी मजाक करते दिखे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दौरा बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सहमति बनाने के लिए था। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और नया अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही थी। मोदी और शाह एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो उनकी रणनीति को आगे बढ़ाए, लेकिन आरएसएस का रुख अलग था। मोहन भागवत चाहते थे कि नया अध्यक्ष संगठन की वैचारिक जड़ों को मजबूत करे और यहीं से संजय जोशी का नाम उभरा। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने जोशी की वापसी का समर्थन किया, लेकिन मोदी और शाह इसके खिलाफ थे। मोदी और शाह ने जोशी की वापसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भागवत के तेवर से साफ था कि आरएसएस पीछे हटने के मूड में नहीं है। लखनऊ से लुटियंस तक सियासी हलकों में चर्चा थी कि जोशी संगठन मंत्री बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। 30 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया।
94 साल बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया। यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। आरएसएस का मानना था कि जातिगत जनगणना सामाजिक एकता को कमजोर करती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना कराई, जिसने दिखाया कि 63.13% आबादी ओबीसी, 19.65% एससी और 15.52% ऊपरी जातियां हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राजद, इसे चुनावी हथियार बना रहे थे। बीजेपी को डर था कि अगर वो इस मुद्दे पर चुप रही तो ओबीसी और दलित वोटर उससे छिटक जाएंगे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये फैसला बीजेपी का अपना था या मोहन भागवत की मुलाकात का नतीजा था? और क्या ये ओबीसी और अल्पसंख्यकों, खासकर पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की रणनीति थी? ये ऐलान बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक था या एक जोखिम जो हिंदुत्व की एकता को तोड़ सकता था? पिछले कुछ सालों में आरएसएस में एक बड़ा बदलाव देखा गया। मोहन भागवत, जो 2009 से सरसंघ चालक हैं, उन्होंने संगठन को एक नई दिशा दी। जहां पहले आरएसएस हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था, वहीं भागवत ने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति नर्म रुख अपनाया। 2023 में भागवत ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव खत्म होना चाहिए। यह बयान आरएसएस के कट्टर समर्थकों के लिए झटका था, लेकिन यह बदलाव क्यों? जवाब छिपा था 2024 के लोकसभा चुनावों में। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पिछड़े दलित अल्पसंख्यक रणनीति ने बीजेपी को 28 सीटों का नुकसान पहुंचाया। कुर्मी कोयरी में 19% और अन्य ओबीसी में 13% वोटों की कमी दर्ज की गई और आरएसएस ने इसके लिए मोदी और शाह की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। यह बयान मोदी के उस दावे पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जन्म जैविक नहीं है और ईश्वर ने उन्हें भेजा है। आरएसएस को लग रहा था कि बीजेपी अपनी वैचारिक जड़ों से भटक गई है, इसलिए भागवत ने ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभाने की रणनीति पर जोर दिया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक मजबूत वोट बैंक बनाया, लेकिन इस दौरान ऊपरी जातियों और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के बीच खाई बढ़ी। ओबीसी और दलित, जो बीजेपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है, भी सामाजिक न्याय की मांग करने लगे। ये खाई भाजपा के लिए खतरा बन रही थी। 2014 और 2019 में बीजेपी ने ओबीसी, दलित और ऊपरी जातियों को हिंदुत्व के छाते तले लाया, लेकिन 2024 में विपक्ष ने सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना को हथियार बनाया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि 50% आबादी ओबीसी, 15% दलित और 18% आदिवासी हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। बीजेपी को डर था कि अगर वो इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो उसका ओबीसी वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना का ऐलान बीजेपी के लिए दोधारी तलवार था। एक तरफ ये ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभा सकता था, तो दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की एकता को तोड़ सकता था, क्योंकि ऊपरी जातियां, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, इसे सत्ता का बंटवारा मान सकती थीं। 29 अप्रैल की मुलाकात में 3 बड़े मुद्दे उठे: पहलगाम हमले पर कार्रवाई, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव और जातिगत जनगणना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लंबित था, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और आरएसएस चाहता था कि नया अध्यक्ष उनकी वैचारिक लाइन पर चले। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने सुझाव दिया कि संजय जोशी को संगठन मंत्री बनाया जाए। ये एक ऐसा पद है जहां से वो बीजेपी के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अमित शाह, जो अब तक जेपी नड्डा के पीछे सभी फैसले ले रहे थे, उनके लिए ये एक चुनौती थी। लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलकों में चर्चा थी कि अगर जोशी की वापसी हुई तो बीजेपी का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।